सेकेंड EAFM पेपर सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे हम। सेकेंड चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण। वित्तीय विश्लेषण में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण एक व्यवसाय के संचालन में वित्तीय और गैर वित्तीय सूचनाओं का प्रयोग करने के लिए काम में लिए जाते हैं। वित्तीय सूचनाएं प्रमुखतः आर्थिक लेन देनों से संबंध रखती हैं, जबकि गैर वित्तीय सूचनाएं जो होती हैं वो मानवीय व्यवहार और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक कुशलता से संबंध रखती हैं। वित्तीय व्यवहारों के लेखांकन के माध्यम से अंतिम रूप में वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है। वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें बताई गई हैं। क्यों बताई गई हैं? क्योंकि वित्तीय विवरणों में निहित सूचनाएं प्रबंधकों को विभिन्न कार्यों के संचालन जैसे योजना, संगठन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण में सहायता करती हैं। तो सभी प्रकार के कार्य, चाहे वो संचालन से संबंधित हो, योजना बनाने से संबंधित हो, संगठन से संबंधित हो या समन्वय, निर्देशन या नियंत्रण से संबंधित हो, सभी में ये सहायक होती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? उपक्रम की आंखें बताया गया है। तो वित्तीय विवरण का जो अर्थ है, उस अर्थ को समझने से पहले हम ये जान लें कि वित्तीय विवरण जो है वो दो विचारधाराएं इसमें लागू होती हैं। एक तो परंपरागत विचारधारा और दूसरी आपके आधुनिक विचारधारा। जो परंपरागत विचारधारा है उसमें व्यवसाय में वित्तीय विवरण का एक लेखा अवधि के अंत में तैयार किया जाता है और इन वित्तीय विवरणों में स्थिति विवरण और लाभ हानि खाता प्रमुख होते हैं। इन विवरणों में यथा स्थिति विवरण तथा लाभ हानि विवरण के साथ कुछ अनुसूचियों का भी प्रयोग किया जाता है, जो इन विवरणों में दिए गए आंकड़ों और सूचनाओं के पूरक के रूप में कार्य करती हैं। कौन? अनुसूचियाँ। विश्लेषण और निर्वचन की दृष्टि से इन अनुसूचियों को वित्तीय विवरण का ही एक भाग माना जाता है। तो परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय विवरणों में आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता और इनसे संबद्ध अनुसूचियों को शामिल किया जाता है। दूसरा है आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा वर्तमान कुछ दशकों में कंपनियां आर्थिक चिट्ठे और लाभ हानि खाते के अलावा कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, मानव संसाधन लेखांकन, चालू लागत लेखांकन, मूल्य संवर्धन विवरण, सामाजिक चिट्ठा और सामाजिक लाभ हानि विवरण, लाभदायकता विवरण और शक्ति उपयोग और क्षमता उपयोग से संबंधित विवरण को तैयार करते हैं। इसके अलावा विभिन्न वित्तीय विवरण विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग से भी तैयार किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय विवरणों में आर्थिक चिट्ठे और लाभ हानि खाते के अलावा कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, मानव संसाधन लेखांकन, चालू लागत लेखांकन, मूल्य संवर्धन विवरण, सामाजिक चिट्ठा और सामाजिक लाभ हानि विवरण, लाभदायक विवरण और शक्ति उपयोग व क्षमता उपयोग को शामिल किया जाता है। तो ये दो विचारधाराएं हैं। तो परंपरागत विचारधारा को हम संकुचित बता सकते हैं और आधुनिक विचारधारा को व्यापक विचारधारा हम कह सकते हैं। अंतरिम प्रतिवेदन क्या है? प्रबंधकों के उपयोग के लिए संस्था में विभिन्न वित्तीय विवरण जो हैं वो प्रति वर्ष के स्थान पर प्रति माह, प्रति 3 माह या 4 माह के बाद भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार
वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले वर्ष के बीच में यदि विवरण बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अंतरिम प्रतिवेदन या विवरण कहेंगे। तो अंतरिम प्रतिवेदन केवल प्रबंधकों के उपयोग के लिए ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये विवरण वर्ष के मध्य काल्पनिक आधार पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। वित्तीय विवरण क्यों तैयार किए जाएं? ये एक हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके जवाब के रूप में हम यह कह सकते हैं कि वित्तीय विवरणों का निर्माण उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। तो वित्तीय विवरण इनके उपयोगकर्ताओं को निर्णय के लिए आवश्यक उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करता है। तो कुछ उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए आपके वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। उसके उद्देश्य जो हैं उनमें हम कह सकते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य संस्था की वर्ष के दौरान लाभ हानि की स्थिति और वर्ष के अंत में एक निश्चित तिथि को सही आर्थिक स्थिति का ब्यौरा देना होता है। ये बाहरी पक्षकार जो संस्था में किसी भी रूप में अपना हित रखते हैं उनको संस्था की स्थिति की जानकारी देते हैं। अब बाहरी पक्षकार कौन से हैं? जैसे समाज, ग्राहक, सरकार, बैंकर, विनियोजक, लेनदार आदि। विनियोक्ताओं और ऋणदाताओं को संस्था की पर्याप्त वित्तीय सूचना देना, जिससे कि वे संस्था में विनियोग करने और ऋण देने संबंधी निर्णय आसानी से ले सकें। इसके अलावा इसका उद्देश्य होता है विनियोक्ताओं और ऋणदाताओं को लाभांश, ब्याज और परिपक्वता की तिथि पर भुगतान की जानकारी प्रदान करना भी इनका उद्देश्य है। इसी के साथ संस्था में हित रखने वाले सभी पक्षकारों को वित्तीय विवरणों के आधार पर वित्तीय पूर्वानुमान लगाकर अवगत कराना भी इनका उद्देश्य होता है। लाभ प्राप्त करने के बाद संस्था का दूसरा उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज को वित्तीय विवरणों के माध्यम से पर्याप्त सूचनाएं देना, व्यवसाय समय समय पर सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। इसके अलावा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और निर्वचन करके संस्था के लिए भावी प्रबंधकीय निर्णय लेना भी इसका उद्देश्य होता है। इसके साथ ही संस्था के सभी वित्तीय संसाधनों की जानकारी देना और संस्था के वित्तीय स्रोतों और उपयोगों पर प्रकाश डालना भी इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इसके कई उद्देश्य हैं जो कि उपयोगकर्ताओं, विनियोक्ताओं, ऋणदाताओं के लिए काफ़ी लाभकारी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों की प्रकृति। जब कोई व्यक्ति किसी संस्था की वार्षिक रिपोर्ट को देखता है तो वो ये सोचता है कि इसमें दी गई सभी सूचनाएं सत्य और वास्तविकता के नज़दीक है, लेकिन उसका ये सोचना गलत होता है। क्यों? क्योंकि इन विवरण पत्रों में दिए गए मूल्य कभी भी चालू मूल्य या आर्थिक मूल्य नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये विवरण पत्र लिपिबद्ध तथ्य, लेखांकन परंपरा या रीति, स्वयं सिद्धि और व्यक्तिगत निर्णयों का सामूहिक परिणाम होते हैं, जिनका विवरण हम नीचे देखेंगे। पहला है लिपिबद्ध तथ्य। लिपिबद्ध तथ्य व्यवसाय में, व्यवहारिक जीवन में जैसे जैसे लेन देन होते रहते हैं, उनको उसी तिथि को उसी मूल्य पर हिसाब किताब की पुस्तिका में लिख लिया जाता है और इसके बाद इनके आधार पर जर्नल प्रविष्टियाँ, खाता बही, तलपट और अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। और इस प्रकार अंतिम खाते हमें क्या करते हैं? ऐतिहासिक सूचनाएं देते हैं जिनका चालू या आर्थिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता है।
दूसरा है लेखांकन परंपराएं या प्रथाएं। व्यावसायिक या वित्तीय विवरण लेखांकन की परंपराओं या रीतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिनमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है और व्यवसाय में दैनिक जीवन में जो व्यय होते हैं उनके कितने भाग को आयगत और कितने भाग को पूंजीगत माना जाए, इस संबंध में निर्णय लेने के लिए अनेक परंपराएं काम में ली जाती हैं। व्यावसायिक व्ययों का भूमि और आगम व्ययों में, पूंजी और आगम व्ययों में विभाजन, रीति का चुनाव, स्टॉक, मूल्यांकन आदि लेखांकन प्रथाओं से प्रभावित होते हैं। और वित्तीय विवरणों में दिखाए गए जो भी तथ्य होते हैं वो वास्तविक और निरपेक्ष नहीं होते हैं। स्वयं सिद्धियों में ये माना जाता है कि लेखापाल कुछ बातों को वित्तीय विवरण तैयार करते स्वयं सिद्ध मानकर चलता है, चाहे उनकी सत्यता संदेहजनक ही क्यों ना हो, या फिर व्यवसाय की चालू स्थिति को मान्यता के आधार पर स्थायी संपत्तियों को उनकी लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। तो लेखापाल के द्वारा जब वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं तो वह कुछ बातों को स्वीकृत मानकर चलता है, चाहे उनकी सत्यता के संबंध में कितना ही संदेह क्यों ना हो। चौथा है व्यक्तिगत निर्णय। वित्तीय विवरण लेखांकन के नियमों, सिद्धांतों, प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनके तैयार करने में लेखापाल के व्यक्तिगत निर्णयों का भी अपना एक योगदान होता है। लेखांकन के अनेक सिद्धांत और प्रथाओं में एक ही चीज के कई विकल्प पाए जाते हैं और उनमें से कौन सा विकल्प संस्था के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, इस बात का निर्णय लेखापाल स्वयं लेता है। तो इन व्यक्तिगत निर्णयों को संस्था की लाभ हानि स्थिति और आर्थिक स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। लास्ट है आपके लेखांकन अवधारणाएं। वित्तीय विवरणों के निर्माण में वित्तीय लेखांकन विषय की विभिन्न अवधारणाएं काफ़ी योगदान रखती हैं। व्यवसाय में दैनिक जीवन में जो सैकड़ों लेन देन होते हैं उन्हें हिसाब किताब की पुस्तकों में वैज्ञानिक ढंग से लिखना और इन अवधारणाओं का ही अंग होता है। सभी लेन देनों की कीमत मुद्रा में आंकी जाती है और इसी प्रकार अनुपार्जित अवधारणा, लागत अवधारणा, आगत अवधारणा, वसूली अवधारणा आदि को पढ़कर ही आधुनिक वित्तीय प्रबंधक वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। लेन देनों का शुद्ध लिपिबद्ध किया जाना इन्हीं अवधारणाओं पर आधारित होता है। मुद्रा मापन की अवधारणा के आधार पर सभी लेन देनों को मुद्रा में ही क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। लागत अवधारणा संपत्तियों को लागत मूल्य पर प्रदर्शित करने पर बल देती है और आय की राशि का निर्धारण वसूली अवधारणा, उपार्जन अवधारणा और लेखांकन अवधि अवधारणा की सहायता से की जाती है।